हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए जो है मोटिवेशन का काम करेगा ये वीडियो। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हमको जो है सही से क्लास वगैरह मिलेगा, सही जगह मिलेगा, सही प्लेस मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, फिर हम पढ़ाई सही से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो एक तरीक़े से भ्रम है। आज आपको मिलाने वाले हम अपने सिस्टर से, जिसका घर का नेम जो है मानसी है, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट का नेम देखा जाए तो मोनाली कुमारी है। ठीक है, इनसे मिलाने वाले हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, यानी आपको पता है कि 2020 से 21 का जो सेशन है उसमें मैक्सिमम टाइम जो है लॉकडाउन में ही बिताया। उस टाइम में भी जो है सेल्फ स्टडी के दम पे जो है इतना अच्छा खासा नंबर लाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बिहार बोर्ड जो है क्लास 10th का 500 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि इनका मार्क्स 470 है। तो एक बार आपको हम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताते हैं कि किस में कितना है, और हम जो है अपने डिस्क्रिप्शन में इनका रोल नंबर और रोल कोड दोनों डाल देंगे, आप चाहें तो वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि हिंदी में जो है, हिंदी में इनका मार्क्स 93 है, संस्कृत में जो है 94 है, मैथमेटिक्स में जो है 91 है, साइंस में जो है 95 है और सोशल साइंस में जो है 97 है। यानी टोटल मार्क्स जो है 470 है। तो इस 470 मार्क्स के पीछे मेन रीज़न देखा जाए तो सेल्फ स्टडी है। यानी ऑफलाइन क्लास वगैरह थोड़ा बहुत मिला था, ऑनलाइन भी मिला था, लेकिन उससे ज़्यादा कारगर जो रहा वो सेल्फ स्टडी रहा। तो आइए इनसे हम बात करते हैं और बीच बीच में हम अपना भी मतलब जो भी नॉलेज होगा उसको हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अपना नेम बता दीजिए। मोनाली कुमारी। देखिए, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन पीरियड में जो है अपना सेल्फ स्टडी कैसे की थी और सबसे ज़्यादा फोकस इनका किस पे रहा था, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास या सेल्फ स्टडी। आपको तो पता ही है कि 9th के बाद से कोरोना काल हो गया, जिसके कारण लॉकडाउन लग गया बिहार में ही नहीं, इंडिया में लग गया। तो उसके बाद तो ऑफलाइन क्लासेस बंद ही थे और ऑनलाइन क्लासेस का मैंने सहारा लिया। और उसके बाद सेल्फ स्टडी, सबसे ज़रूरी होता है कि सेल्फ स्टडी करना, क्योंकि सेल्फ स्टडी की बदौलत हम सब कुछ पा सकते हैं। और सेल्फ स्टडी करना ही हमारी मुख्य भूमिका होनी चाहिए कि हम सेल्फ स्टडी के मतलब करके और अपना सब कुछ रूटीन भी सही तरीके से बनाना चाहिए, ताकि हम पढ़ाई सही तरीके से कर सकें। ये नहीं कि बस हम पढ़ रहे हैं और टीचर्स जो होते हैं वो बस डाउट क्लियर करते हैं। मुख्य तो हमें सेल्फ स्टडी करके करना चाहिए और उससे ही हमें पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, सेल्फ स्टडी का हम बार बार बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अगर आप कितना भी क्लास कर रहे हैं, कहीं से कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उससे कोई विशेष मायने नहीं रखता जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। सेल्फ स्टडी से ही आप मैथमेटिक्स को ठीक कर सकते हैं या फिर अदर सब्जेक्ट को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट का आप चाहते हैं कि एक एक पार्ट को हम कंप्लीट करें, तो इसके लिए जो है सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा तरीका है। तो और एग्ज़ाम में जो है जो आप लोग लिखते हैं, लिखावट भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमको कॉपी चेक करने का भी एक्सपीरियंस है। हम लोग देखते हैं कि जिसका लिखावट जो है सही है या फिर प्रॉपर तरीक़े से लिखा हुआ, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान जाता है। जिसका लिखावट वगैरह सही नहीं है, प्रॉपर तरीक़े से नहीं लिखा हुआ, उस पर जो है सही से ध्यान नहीं जाता है। तो हम एक बार बात करना चाहेंगे कि आपका राइटिंग वगैरह कैसा था। मेरा राइटिंग तो ना ही बहुत अच्छा था और ना ही बहुत ख़राब था, मीडियम था। क्योंकि मैंने 6th या 7th से मैं बहुत राइटिंग लिखती थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उसके बाद से मेरा राइटिंग कुछ अच्छा हुआ और 9th 10th में जाकर के मेरा राइटिंग और भी अच्छा हो गया, जिसके कारण और वहाँ पे जो क्वेश्चन वगैरह मैं लिखी, तो सबसे पहले जो आंसर लिखना होता था उसका जो हेडिंग लिखना होता था या प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर, तो मैंने वो ये ब्लैक पेन से लिखा। और उसके बाद मैंने जो आंसर लिखना था उसके बाद वो मैंने वहाँ पे ये ब्लू पेन से लिखा। और उसके बाद मेरा राइटिंग भी बहुत ही मतलब अच्छा उतना नहीं था जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी मीडियम में था। और उसके बाद मैंने यहाँ तक देखिए राइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं कि अच्छा खासा मार्क्स जो है गेन करें, तो इसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन राइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स का जो है मैथमेटिक्स पे कैसे फोकस किए और इसका रिवीजन कैसे किए। मैथमेटिक्स तो मेरा अच्छा ही था, 6th 7th सब क्लास में मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था। और मैट्रिक में जाकर के मैंने उस पर ज़्यादा फोकस दिया, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आपको मतलब रिवीजन करने का होता है कि आप ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए उसके बाद उसे रख दिए, फिर उसे आप जितना रिवीजन करिएगा उतना ही वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और उसी से मैंने रिवीजन कर करके और कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लिया, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो बंद थी, तो उसी के बदौलत मैंने यहाँ तक हासिल किया। देखिए, मैथमेटिक्स में जो है बार बार बोला जाता है कि रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिवीजन कर लिए और फिर रिलैक्स हो गए, तब तक पता चलता है कि एग्ज़ाम आते आते मैक्सिमम पार्ट को भूल जाते हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स में जो है आप एग्ज़ाम में कैसे लिखे थे।
एग्ज़ाम में तो बस जैसे बनाना होता है, एक क्वेश्चन तो उसमें दिया ही रहता है, बस उसको सॉल्यूशन करके और उसका बनाना होता है। वैसे तो मतलब मैंने बनाया था और मुझे विश्वास था कि मैथमेटिक्स में मेरा अच्छा मार्क्स आएगा। देखिए, और मैथमेटिक्स में कौन कौन सा बुक यूज़ किए थे बिहार बोर्ड के लिए? NCERT बस। मेनली एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी हम बार बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी सबके लिए ज़रूरी है, बस थोड़ा सा साइड बुक इसलिए चाहिए कि साइड बुक से थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस वगैरह अच्छा से हो जाता है। और एक टाइम मैनेजमेंट भी जो है बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट सही से नहीं कर पाते हैं, और जब तक टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आएगा तब तक एग्जाम में सारा क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे हैंडल किए थे? टाइम तो मेरा मतलब मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस होता था, तो सबसे पहले तो ज़्यादा मैं फोकस मैथमेटिक्स में ही करती थी, क्योंकि अगर उसमें एक भी गलत हो जाता है तो सारे नंबर कट जाते हैं, और इसीलिए और अगर उसमें गलत नहीं हुआ तो उसमें पूरा मार्क्स मिलता है, बिहार बोर्ड में 100 में 100 मिलता है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में ज़्यादा ध्यान दिए ताकि उसमें एक भी नंबर नहीं कटे। वैसे तो मेरा 9 नंबर उसमें कट गया है, क्योंकि मुझसे उसमें कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया था, जिसका मैंने बाद में उसे सही करके बना दिया था, इसी के कारण थोड़ा। देखिए, मैथमेटिक्स में जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जिनको क्वेश्चन आता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मैथमेटिक्स में। और बाकी सब्जेक्ट वगैरह जो है, जैसे SST को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, संस्कृत को लेकर के परेशान रहते हैं, तो इन सबको हैंडल कैसे किए थे? संस्कृत तो 9th में ही मेरा अच्छा था, उसके बाद मैंने कुछ अनुवाद भी संस्कृत में होता है उसे बनाया ताकि मेरा संस्कृत और भी अच्छा हो जाए, और व्याकरण पढ़ा। उसके बाद सोशल साइंस तो टीचर्स नहीं पढ़ाते, सोशल साइंस तो खुद से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसे समझना पड़ता है, और समझ के आप उसमें जो आंसर होते हैं वो बुक से ही होते हैं, तो आप उसका सारे क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हैं। तो उसे तो सेल्फ स्टडी के सोशल साइंस का मेन मकसद होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी करके हम सोशल साइंस को और भी अच्छा कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रूटीन को लेकर के मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि रूटीन जो है हम लोग बनाए कैसे। मैक्सिमम स्टूडेंट है देखते हैं कि रूटीन बनाते हैं, आज बनाए, कल सोचे कि चलो रूटीन ठीक नहीं है, फिर से अगला रूटीन बनाने लगते हैं। एक रूटीन बनाते हैं, उसको सही से फॉलो नहीं कर पाते, फिर अगला रूटीन बनाने लगते हैं, और इसी तरह रूटीन बनाते बनाते मैक्सिमम टाइम उनका निकल जाता है। तो हम एक बार रूटीन के बारे में बात करना चाहेंगे कि आपका रूटीन कैसा था? रूटीन तो मैंने कोई ऐसा नहीं बनाया, फर्स्ट में मैं रूटीन बनाई थी, उसके बाद मैंने उस रूटीन को छोड़ दिया, और मेरा जो सबसे मुझे लगा कि इसमें मुझे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, तो मैंने साइंस और मैथ में ज़्यादा फोकस दिया, क्योंकि जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ गया था तो मुझे लगा कि साइंस में थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ। उसके बाद मैंने साइंस पे ज़्यादा फोकस दिया और मैथ्स पे, क्योंकि सोशल साइंस मेरा ठीक था, हिंदी और संस्कृत दोनों ठीक थे, इसलिए मतलब मैंने उस पर ज़्यादा फोकस दिया, साइंस और मैथ्स पे। देखिए, होता है क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जब रूटीन बनाते हैं तो जितना भी सब्जेक्ट है सबको इक्वल टाइम देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैथ है तो 2 घंटा उसको दे दिए, साइंस है तो 2 घंटा उसको दे दिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सबको इक्वल टाइम ही देना चाहिए। आपको सबसे पहले अपना देखना होगा कि आपका वीक पार्ट कौन सा है। जो पार्ट वीक है उस पर थोड़ा सा समय ज़्यादा दीजिए, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है उसमें थोड़ा कम भी देंगे तो चलेगा, उसमें थोड़ा एवरेज भी देंगे तो चलेगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि एवरेज टाइम देने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स वीक है तो मैथमेटिक्स को ज़्यादा टाइम दीजिए, अगर लगता है कि साइंस वीक है तो उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। मतलब जो पार्ट आपका वीक लगता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए ताकि वो पार्ट भी है बाकी के एवरेज में आ जाए। और रूटीन को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं रहना, सबसे मेन चीज़ है कि रूटीन फॉलो करना होता है। सिर्फ रूटीन बनाने से नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटा पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, ऐसा एकदम नहीं है। आप जितना देर पढ़ते हैं कंसंट्रेशन से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो भी बोर्ड का प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम अभी नहीं हुआ है, वे लोग चाहेंगे कि इस वीडियो को देखें तो थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेशन वगैरह मिला होगा, आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। और जो आगे बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं वे लोग भी है ज़्यादा फोकस वगैरह दे, ज़्यादा अच्छा से पढ़ाई करें ताकि आपका रिजल्ट भी बेटर आ सके। तो हम चाहेंगे कि आगे का प्लान आपका क्या है, एक बार इसको भी शेयर कर दें। आगे तो इंटरमीडिएट में मुझे आर्ट्स लेकर पढ़ना है, ताकि मेरा ख्वाहिश है कि मैं UPSC की तैयारी करूं, क्योंकि मुझे अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिले, यह सबसे सौभाग्य का समय होता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं UPSC की तैयारी करूं आगे चल के, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊं उसके बाद मैं उसी समय से मैं UPSC की तैयारी करूं, ताकि मुझे फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में मैं उसे निकाल दूँ। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट जो रहते हैं अपने एम को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। उनसे पूछा जाएगा कि 10th बाद आपको क्या करना है, फिर उनको पता ही नहीं है, बोलेंगे कि अभी डिसाइड नहीं किया है, या फिर इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है डिसाइड नहीं किया है। तो ये चीज़ सबसे गलत है। आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना होगा। अगर आप 10th तक डिसीजन ले रहते हैं तो काफ़ी अच्छा है कि आपको आगे करना क्या है, और जो भी करना है उस पर आपको अच्छा तरीक़े से फोकस करना है। आपको एकदम समझ लेना है कि जिस फील्ड में हम जाने वाले हैं उसके अलावा मेरे लिए कोई दूसरा फील्ड नहीं है, मेरे लिए वही फील्ड बना हुआ, और उसमें अपना एकदम 100% योगदान देना ताकि आप उस काम को पूरा कर सकें।
सके। तो इनका एम जो है आगे का इंटरमीडिएट जो है आर्ट सब्जेक्ट से करना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, बस मतलब मायने यही रखता है कि आप उस सब्जेक्ट में कितना फोकस कर रहे हैं, अपना कितना टाइम दे पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद का एम जो है यूपीएससी करना है ग्रेजुएशन के बाद। तो अभी से एम डिसाइडेड है, जो कि काफ़ी बेटर है, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट को देखा जाता है कि एम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी जो है पहले से अपना एम को डिसाइड कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि कोई भी एम छोटा और बड़ा नहीं होता, आप जो भी डिसाइड करें उसमें अपना 100% दें और उसी फील्ड में आप आगे बढ़ें। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।